हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और आज हम उसका लेसन फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन सी जानकारी हासिल करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसके इतिहास और वर्तमान स्थितियों तक इसका विकास क्या है समझ सकेंगे कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है, आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कहाँ तक विकास हो पाया है और कितने विकास की और आवश्यकता है, ये जानकारी हासिल कर पाएंगे। विषय के महत्व और मूलभूत संकल्पनाओं को समझ सकेंगे। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में जान सकेंगे और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको समझ सकेंगे। व्यवसायिक खाद्य प्रौद्योगिकी की विदों को किन कौशलों की आवश्यकता होती है यह भी जान सकेंगे कि यह सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो लोग हैं उन ये पढ़ने के बाद कौन से स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं और कौन से स्किल्स की आवश्यकता होती है ये जान सकेंगे। खाद्य और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उद्योग में उपलब्ध जीविका के अवसरों और विशिष्ट जीविका के लिए आवश्यक योग्यता से अवगत हो सकेंगे कि इसमें आगे अपने जीविका की प्रारंभ करने के लिए कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, कौन सी डिग्री की आवश्यकता है। छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्यमी के रूप में स्वरोजगार पाने के अवसरों को जान सकेंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें इस चैप्टर से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है क्या। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। संरक्षित रखना यानी कि सुरक्षित रखना और लंबे काल तक उसको, लंबे समय तक उसको रखना जिससे कि वो खराब ना हो सके। तो यह तो एक इसकी सिंपल परिभाषा है और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम घरों में आलू के चिप्स बनाते हैं और इसे धूप में सुखा दिया जाता है काट के, और इसमें निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे कि सारा जल सूख जाता है और जो आलू होते हैं वो सूखी हुई अवस्था में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अब हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। यह तो एक इसकी सिंपल सी परिभाषा हो गई जो जिससे कि आगे के जो चैप्टर है वो आपको समझने में आसानी रहे। खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से संसाधित किए जाते हैं। प्राचीन काल से फसल कटने पर अनाजों को सुखा लिया जाता रहा है जिससे उनका सुरक्षा काल बढ़ जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम रहती थी कि लंबे समय तक किस तरीके से स्टोर करके रखा जाए और उनके पास इतने ज़्यादा उपकरण भी नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अनाज को सुखा लेते थे। धूप के प्रभाव से जितने भी उसमें जो नमी रहती थी वो सूख जाती थी और उस नमी सूखने के कारण उसका जो सुरक्षा काल था वो बढ़ जाता था, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं, जो अनाज है, वो लंबे समय के लिए सुरक्षित हो जाते थे। प्रारंभिक खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। पहले के टाइम में ये प्रक्रिया इसलिए की जाती थी जिससे कि जो खाद्य पदार्थ है वो सुखाने के बाद में और भोज्य पदार्थ हैं वो टेस्ट में भी अच्छे लगते थे, पाचनशील हो जाते थे वो, और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती थी। आपूर्ति सुनिश्चित होने का मतलब है कि उसे लंबे समय तक रख सकते थे, मतलब वो एक स्टोरेज के तरीके के हिसाब से लोगों के पास संग्रहित रहते थे। भारत में अचार, मुरब्बा और पापड़ सुरक्षित उत्पादों के उदाहरण हैं जो कुछ सब्जियों, फलों, अनाजों से बनाए जाते हैं। अब जैसे गर्मियों में अंबियां आती हैं, आम आते हैं, तो उनका अचार बना लिया जाता है, उसका मुरब्बा बना लिया जाता है। जैसे आंवला है तो आंवला सर्दियों में आता है पर उसका यूज़ हम पूरे साल तक कर सकते हैं। वैसे ही जो आम है वो गर्मियों में आते हैं पर उसका उपयोग पूरे साल भर तक अचार के रूप में किया जा सकता है। और आजकल तो बहुत सारे जूसेस आते हैं, जैसे रियल जूस का आते हैं, तो उसमें मैंगो जूस भी आता है, तो लंबे समय तक ये चलते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया से चलते हैं? ये फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से चलते हैं। समय बीतने के साथ साथ उन्नत परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकरण ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को अधिक विविध बना दिया है।
अब प्राकृतिक खाद्य, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तथा पर्याप्त सुरक्षा काल वाले खाद्यों की मांग बढ़ती जा रही है। अब हम इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होता गया, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा होता गया और औद्योगिकरण बढ़ता गया। अब ये सारी प्रक्रियाएं होने के कारण अब जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो अलग तरीके की हो गई। अब लोगों को कौन से खाद्य पदार्थ चाहिए? उन्हें नेचुरल खाद्य पदार्थ चाहिए, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ चाहिए, जिसके अंदर की कोई भी केमिकल्स ना हो, वो शरीर के लिए सुरक्षित हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त भोज्य पदार्थ अगर लिया जाता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज के लोगों की ये डिमांड है कि वो सुरक्षित होना चाहिए और वो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ होना चाहिए और लंबे समय तक उसको संरक्षित करके रखा जा सके, इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड और मांग को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण की जो उपयोगिता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है आज के परिवेश में देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्यों की अपेक्षा करते हैं जिसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहें और जो विशिष्ट क्रियात्मक गुणों और स्वाद, रचना उपयुक्त, गाढ़ेपन वाले, साथ ही खराब नहीं होने वाले हों। अब जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वह यह डिमांड करता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही होने चाहिए खाद्य पदार्थ और उसमें सभी पोषक तत्व सुरक्षित होने चाहिए और उसके साथ ही जो भोज्य पदार्थ है उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए और वो लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए और उन्हें आसानी से पैक किया जा सके, स्टोर किया जा सके और उसे परिवहन में यूज़ किया जा सके। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वो आसानी से उपयोग किए जा सके, क्योंकि जो लोग अपने उद्योगों के लिए, कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। इन सभी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वह खाद्यों को संसाधित करने की ऐसी विधियां और तकनीक विकसित करें जिसमें सभी बने बनाए खाद्य पदार्थ खाते हैं। यह बिस्किट, ब्रेड, अचार, पापड़ से लेकर खाने के लिए तैयार सब्जियों या मांसाहारी व्यंजन एवं अल्पाहार के व्यंजन इत्यादि हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रेडी टू ईट फूड होता है जिसे गर्म पानी में डालते ही वो तैयार हो जाता है और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे घर के बने खाने का होता है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों को मोटिवेशन मिला कि हमें अपने फूड प्रोसेसिंग में बदलाव लाना चाहिए और इस तरीके का भोजन तैयार करना चाहिए जो कि सभी लोग उसे अपने परिवहन में भी यूज़ कर सके, उसको स्टोर कर सके और वो आसानी से पैकिंग हो सके और वो लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे खाद्य पदार्थ अन्य विभिन्न प्रकार के प्रक्रम और प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। कुछ के लिए साधारण परंपरागत विधियां अभी भी काम में ली जाती हैं, जबकि बड़े पैमाने पर खाद्यों के उत्पादन के लिए नई विधियां और प्रौद्योगिकी काम में लाई जाती है। जैसे कि परंपरागत विधियां जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम, जेली बनाना, इसमें अभी भी वही विधियां यूज़ की जा रही हैं, पर अब नए नए यंत्रों का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और इनके द्वारा सभी भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जाता है, जिससे कि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके और इससे उनके टेस्ट में भी कोई परिवर्तन ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्य के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है और लगभग 6% जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन के योगदान के साथ आकार की दृष्टि में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अपने उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की है और अब वह 5वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि और वैश्वीकरण ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। अगर उत्पादन की क्षमता भारत की बढ़ गई है तो जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है उन्हें स्टोर करके रखना और उसका लंबे समय तक उपयोग करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसीलिए इस फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ गया है और उसके साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन आया है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि अब लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। जो उपभोक्ता है वो चाहते हैं कि भोज्य पदार्थ सुरक्षित हो, गुणवत्ता वाले हों और उनमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित हों।
और आवागमन में वृद्धि हुई है और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के कारण भी उत्पादों की मांग बढ़ गई है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वह अपने भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके साथ में भी ले जा सकता है। इससे नई प्रौद्योगिकी की मांग और आवश्यकता बढ़ गई है, नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। अब लोग हर भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने की प्रक्रिया करने लगे हैं और उसका लंबे समय तक उपयोग करने लगे हैं, जिससे कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब नहीं होते हैं और उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके साथ ही 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2012 तक 30 वृहद खाद्य संसाधन पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की घोषणा की है, जिससे कि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके और जो उत्पादित भोज्य पदार्थ हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, जिससे कि प्रत्येक जो जनसंख्या है उनके पास सभी भोज्य पदार्थ पहुंच सके और जो भोज्य पदार्थ पहुंच रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य अनाजों पर आधारित मुख्य भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे पोषण की कमी वाले रोग हो जाते हैं। अतः खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया जाता है, जिसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रबलीकरण की प्रक्रिया पहले भी पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था जैसे कि नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, पर इसे ऊपर से अलग से मिक्स कर दिया जाता है, अलग से मिलाया जाता है आयोडीन। इस प्रक्रिया को हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे तेल होते हैं, तेल और घी के अंदर विटामिन ए की मात्रा कम होती है, तो उसके अंदर अलग से विटामिन ए ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जिन भोज्य पदार्थों में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उन पोषक तत्वों में अलग से उनको ऐड कर दिया जाता है, उन पोषक तत्वों को, और इस पूरी प्रक्रिया को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इससे खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है वो और अधिक बढ़ जाती है। और आज जो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनके लिए भी विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ आते हैं जो कि शुगर फ्री होते हैं। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है और इस कोविड-19 के समय बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो च्यवनप्राश लेने की बात कर रहे हैं, तो च्यवनप्राश में भी वो कहते हैं कि ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है, जिसको कि शुगर पेशेंट आसानी से ले सकते हैं। अर्थात कि उन्होंने उस खाद्य पदार्थ के अंदर संशोधन कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, जिससे कि जो शुगर पेशेंट है वो भी उसे आसानी से ले सकते हैं। इसी प्रकार आइसक्रीम की में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीनों का प्रयोग आइसक्रीम को वसा जैसी चिकनी बनावट तो देता है, परंतु ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। अब जैसे आइसक्रीम वगैरह खाने पे हम कहते हैं कि नहीं, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, जो कि वेट को इंक्रीज कर देगी। तो अब जो आइसक्रीम आ रही है उसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं और उसमें एनर्जी लेवल को कम कर दिया गया है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों के बारे में उपभोक्ता का नजरिया भी परिवर्तित हो गया है। अब इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ गई है। जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स मार्केट में आ रहा है, तो उसमें बोला जाता है कि इसमें इसे दूध के साथ लिया जाए और इसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित है। तो मिल्क और उसके साथ उसके अंदर सारे विटामिन भी ऐड कर दिए जाते हैं, मिनरल्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आती है। जो रसायनों, पीड़कनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त हो, परंतु उनका सुरक्षा काल, जिसे सेल्फ लाइफ कहते हैं, वो अधिक हो जाती है। अब सुरक्षा काल को समझना होगा कि सेल्फ लाइफ क्या होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो अनाज है वो खेतों में उगता है। अब खेतों में उत्पादन की प्रक्रिया के बाद जब किसान उसे उत्पादन कर देता है, उसके बाद उसको बेचने के लिए स्थानांतरण होता है, मतलब अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गांवों से शहरों की तरफ जाता है। उस पूरी प्रक्रिया में वो अनाज खराब नहीं होता है। उसके बाद उसे स्टोरेज प्रक्रिया में रख लिया जाता है, यानी कि जो सरकार है वो उस पूरे अनाज को, सब्जियों को खरीद लेती है और उन्हें स्टोर करके रख दी जाती है। ये जो स्टोर रखने की प्रक्रिया है ये बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि वो भोज्य पदार्थ खराब ना हो और जब तक वह
कस्टमर के पास पहुंच रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में, यानी कि उत्पादन से लेके कस्टमर तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि भोज्य पदार्थ का स्वाद भी बरकरार रहे और उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन ना आए, उसके आकार में कोई परिवर्तन ना आए और वो स्वास्थ्यवर्धक हो, ये पूरी प्रक्रिया है, उसे सुरक्षा काल कहते हैं या शेल्फ लाइफ कहते हैं। वे अपनी प्राकृतिक महक लिए हुए होने चाहिए। इस सबके कारण खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का एक विषय विशेष के रूप में जो मांग है वो बहुत बढ़ गई है और इसमें जो खाद्य प्रौद्योगिक विदों की बहुत अधिक मांग है। अब हमें, क्योंकि भारत ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है, तो इस उत्पादन क्षमता का सही प्रकार से उपयोग हो सके और ये जनता के पास पहुंच सके, इसके लिए जो खाद्य प्रौद्योगिकविद है, इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें बहुत सारा रिसर्च हो रही है, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिससे कि खाद्य पदार्थों की उपयोगिता को बनाए रखा जा सके। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस हमें इस पार्ट को समझने के लिए समझनी बहुत आवश्यक है, आनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है फूड साइंस। फूड साइंस किसे कहते हैं? खाद्य विज्ञान, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है और इन भोज्य पदार्थों के साथ एक साइंस जुड़ी हुई है। और उसमें साइंस की कौन कौन सी शाखाएं हैं? इसमें रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है। ये एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें कि हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें उत्पादन क्षमता की बात हो रही है। हमने सुरक्षा काल में पढ़ा कि सबसे पहले जो उत्पादन क्षमता है वो सही प्रकार से होनी चाहिए, खाद्य पदार्थ उस दौरान नष्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद रसायन और भौतिकी विज्ञान की बात होगी, जिसमें अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी अपनी संरचना है, प्रोटीन की अपनी संरचना है, हर पोषक पदार्थ जो भी हैं उनकी अपनी एक रसायन है, उनका अपना एक रसायन और भौतिक विज्ञान है। उसके बाद हम पाक कलाओं की बात करेंगे कि किस प्रकार से भोजन को अलग अलग तरीके से पकाया जा सकता है, कितने तरीकों से पकाया जा सकता है, कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, किस उम्र के लोगों को कितना पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म जीव विज्ञान की कौन से पोषक पदार्थ हैं वो कितने तापमान पे सही रहते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी भौतिक स्थिति क्या रहती है। तो ये सभी विज्ञान का सम्मिलित रूप है जिसे हम फूड साइंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि फूड साइंस के अंतर्गत ये एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। यह एक बहुत व्यापक विषय विशेष है जिसमें फसल काटने और पशुवध से लेकर भोजन पकाने और उपभोग तक खाद्य के सभी तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं। अर्थात कि उत्पादन से लेके जब तक भोजन उत्पादन से लेके ट्रांसपोर्टेशन होना, उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचना, कस्टमर के बाद वो घर में लाना और उसे सुरक्षित रखना, उसके बाद बनाना, ये सभी पहलू इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये फूड साइंस के अंतर्गत आते हैं। खाद्य वैज्ञानिकों खाद्य पदार्थों का संगठन, फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों और भंडारण की विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों, उनके नष्ट होने के कारण और खाद्य संसाधन से जुड़े सिद्धांतों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का उपयोग करना पड़ता है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की हर पदार्थ की अपनी एक रासायनिक संरचना होती है जिसके आधार पे उसे संरक्षित करके रखा जाता है, तापमान दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मी के समय बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक टमाटर है तो उस टमाटर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, उसमें से एक अलग से स्मेल आने लग जाएगी, यानी कि उसकी भौतिक स्थिति परिवर्तन हो रही है। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो फूड साइंस के अंतर्गत किया जाता है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक पहलुओं से संबंध रखते हैं, अतः हमें खाद्य की प्रकृति और गुणों को समझने में मदद करते हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं ये अपनी रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में ये अलग अलग पहलुओं के ऊपर अध्ययन करते हैं और उसके बाद हर खाद्य पदार्थ की प्रकृति और उनके गुणों को समझना आसान कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फूड प्रोसेसिंग, खाद्य संसाधन। यह ऐसी विधियां और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है।
खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे आकर्षक, विपणन योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में बदला जाता है। फूड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या हुआ कि जो भी उत्पाद हैं, भोज्य उत्पाद हैं, उन्हें पहले अच्छी गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ को लिया जाता है और उन्हें लंबे समय तक रखने योग्य बनाने के लिए उन्हें आकर्षक तरीके से विपणन योग्य बनाया जाता है और इसका सुरक्षा काल बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स का उत्पादन इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। अब सारे फ्रूट तो कंज्यूम नहीं हो सकते, तो उसको जूसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है और कन्वर्ट करने के लिए जो पैक्स होते हैं वो टेट्रा पैक्स होते हैं, उन्हें वैक्यूम कंडीशन करके इस प्रकार से उसकी पैकिंग की जाती है कि उसमें उसे लंबे समय तक उपयोग किया जा सके, उसे स्टोरेज लंबे समय तक किया जा सके और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। इसी प्रकार बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनके ऊपर उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है लेबल पे कि वो कितने कब बनाए गए थे और कितने समय तक चल सकते हैं और इसे खुलने के बाद कितने समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये जितने भी भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक के रखने की प्रक्रिया है, वो सभी फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है खाद्य प्रौद्योगिकी। फूड टेक्नोलॉजी, यह ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहार उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है और इसका लाभ उठाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे उपकरणों का उपयोग किया जाता है भोजन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उसका स्टोरेज बढ़ाने के लिए और इसे इस तरीके से तैयार किया जाता है कि यह एक समुदाय के सभी सदस्यों तक पहुंच सके, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सके। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गहरा देता है और सुरक्षित, पोषण संपूर्ण, वांछनीय के साथ साथ सस्ते, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन, पैक करने के कौशल विकसित करता है। फूड टेक्नोलॉजी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सभी उत्पादित खाद्यों को सुरक्षित करना और उपयोग में लाना है। फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लाना और उसे स्टोरेज करना, स्थानांतरण करना, जैसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो कि हर राज्य में अवेलेबल नहीं होते। जैसे सी फूड है तो वो वहाँ पे अवेलेबल होगा जहाँ पे समुद्र होगा, पर फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग के द्वारा उन राज्यों में भी उसे पहुँचाया जाता है जहाँ पे समुद्र ना हो और जो लोग उनका सेवन करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे फूड मटेरियल है जिन्हें लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज फोर्थ डेफिनेशन इज फूड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य उत्पादन। इसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, खाद्य यानी भोज्य पदार्थों का उत्पादन। और भोज्य पदार्थों का उत्पादन किस आधार पर बढ़ाना? जनसंख्या के आधार पर बढ़ाना। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर जो मांग है उसे पूरा करना, यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। और उत्पादन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाना? प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। जिस प्रकार की भारत में और किसी भी जगह जितने भी लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पे उनकी भोज्य पदार्थों की मांग को पूरा करना, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट सम्मिलित हैं, भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं और इसे प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। जो फूड टेक्नोलॉजी है और फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आज के समय का उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार की यही कोशिश रहती है कि जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मांग को पूरा किया जा सके। और किसके द्वारा पूरा किया जा सके? खाद्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने फूड प्रोसेसिंग के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं
और इसे समझने की कोशिश करें। इससे आगे का चैप्टर मैं पार्ट सेकंड में लेके आऊँगी। जब तक आप इसे समझने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।